नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत मुड़ावकर। अभी पिछले समर में ही हम लोग एवरेस्ट बेस कैंप गए थे, तो उस सफ़र की जो दास्तां है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, सुनिए, बड़ा मज़ा आएगा आपको। दोस्तों, यह माउंट एवरेस्ट है। नेपाली लोग इसे सागर माता कहते हैं और जो हमारे तिब्बत के भाई है वो इसे चोमोलुंगमा कहते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो सागर माता यही नाम ठीक लगता है। हर कोई चाहता है कि मैं एक बार माउंट एवरेस्ट जाऊं, लेकिन शौकिया इंसान वहां तक नहीं जा सकता है। जो शौकिया इंसान है वो सिर्फ एवरेस्ट बेस कैंप तक जा सकता है और उसी सफ़र की दास्तां हम सुन रहे हैं। कोई भी मुश्किल काम अगर करना है तो वो गुरु के सिवा संभव नहीं है। और इस प्रकल्प में मेरे गुरु थे डॉक्टर हेमंत लेउआ, डॉक्टर सुरभि लेउआ और परम मित्र पराग टापरे, जो हमेशा मुझे प्रोत्साहन देते रहते हैं। डॉक्टर हेमंत लेउआ का गुरु मंत्र था, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो सर के मार्गदर्शन में एक सुनियोजित व्यायाम का कार्यक्रम करीब 4 महीने चला, जिसमें प्राणायाम, अलग अलग व्यायाम, 100 मंजिला चढ़ना, रास्तों पर दौड़ना, साइकिल चलाना, ये अलग अलग प्रकार के व्यायाम उन्होंने हमसे करवाए और पूरी सफ़र की शारीरिक तैयारी उन्होंने हमसे करवा ली। तो पूरी तैयारी हो गई, सामान भी पैक हो गया, यारों के दोस्तों की शुभकामनाएं मिली, बस निकलना है। तो चलते हैं ना, जरूर साथ में चलिए हमारे। तो 28 अप्रैल को अकोला से प्रस्थान हुआ। काफ़ी दोस्त यार हमें स्टेशन पर विदा करने आए थे और जो अकोला से निकलते वक्त का जो तापमान ये है। 29 अप्रैल को सुबह सुबह मुंबई पहुंच गए और वहाँ से तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकले, एकदम जल्दी जल्दी। क्यों ना जल्दी करें, क्योंकि सब दोस्त जो मिलने वाले हैं ना, मिलेंगे ना हमारे दोस्तों से आप। हाँ, परिचय बाद में करवाऊंगा, पहले आप उनसे देख लीजिए, मिल लीजिए। हर दिन की शुरुआत रोल कॉल से होती थी। ये हमारी पूरी वेलकॉन की फैमिली है, इसके बारे में मैं विस्तार से कभी बताऊंगा। ये राम सर है, हमारे हेल्थ कॉन और वेल्थ कॉन के मार्गदर्शक गुरु। और जो भी हमने सीखा है बस इन्हीं से सीखा है। मुंबई से काठमांडू की जो यात्रा थी एकदम मस्ती में हुई, और क्यों ना होती, इतने सारे दोस्त जो साथ में थे, बड़ा मजा आया। करीब दोपहर को 2:15 बजे हम काठमांडू पहुंच गए। वहां पे एक सिम कार्ड खरीद लिया और वहां के जो मेजबान थे उन्होंने हमारा परंपरागत स्वागत किया। होटल में प्रवेश किया, बैग रखे और बाजार में निकले तो देखते क्या, यहाँ तो बारिश चालू है। We are walking through Tamil market. Okay, you can see guys, this is the market. वापिस आते ही जिगर सर ने हमें कल की यात्रा की योजना बताई। ठीक है, अभी मैं सोता हूँ, कल मिलूंगा। आज 30 अप्रैल है। आज हमें काठमांडू से रामेचाप तक बस से यात्रा करनी है। वहाँ हम रात भर आराम करेंगे और कल लुकला के लिए वहाँ से फ्लाइट पकड़ेंगे। हाँ, निकलने से पहले एक बढ़िया ग्रुप फोटो हो जाए, है ना। आज से आगे की जो यात्रा है उसमें सूटकेस नहीं रहेगी। जो भी सारा सामान है डफल बैग में डालना है, जिसका वजन 10 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो दिन भर की आपकी जो छोटी मोटी चीज़ है उसको एक छोटी बैकपैक में डालना है, जिसका वजन 3 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
अरे गड़बड़ गड़बड़ में मैं आपको पैसे की बात बताना भूल गया। जो भारत के 10 रुपए है उसका मतलब नेपाल के 16 रुपए हो जाते हैं। और अगर हम काठमांडू में 1 लीटर का मिनरल वाटर खरीदते हैं तो उसकी कीमत 16 रुपए रहेगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ऊंचे चढ़ते जाएंगे, ये पानी की कीमत बढ़ती जाएगी। कीमत बाद में बताऊंगा जरूर। जरा आज का तापमान नोट कर लीजिए। आज हमें 170 किलोमीटर की यात्रा करनी है, जिसमें 7 से 8 घंटे लगेंगे। क्यों, देखते हैं। तो आइए, पधारिए, तशरीफ रखिए, बस में बैठिए, स्थान ग्रहण कीजिए, निकलते हैं। इतना कठिन घाट आपने कभी नहीं देखा होगा। हर 100 मीटर पर आपको एक हेयरपिन बेंड मिलेगा। एक तरफ बड़ा सा पहाड़ और दूसरी तरफ एकदम गहरी घाटी। लेकिन आज की पूरी यात्रा में किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। मतलब वो ड्राइवर जो था कितनी सफाई से चलाता होगा, क्या बात है। करीब दोपहर को 2 बजे बागमती में लंच लिया और सिजलर मोमो नाम की क्या डिश रहती यहां पहली बार देखने को मिली। भोजन के उपरांत हम अगली यात्रा के लिए निकल पड़े। प्रकृति ने नेपाल को बहुत कुछ दिया है, जैसे नदियां, पहाड़, घाटियां। प्रकृति यहाँ अपने सर्वोत्तम रूप में दिखती है। सब कुछ कितना सुंदर, अप्रतिम है। बस अभी रामेचाप पहुंचना ही है। 10-15 किलोमीटर ही बाकी है, लेकिन बस खराब हो गई। तो जो हमारे टूर ऑपरेटर है, उन्होंने दूसरी बस मंगाई, जिसमें हम सवार हुए और आगे निकल पड़े। ठीक है, अभी खाना खा लेते और सो जाते हैं, क्योंकि सवेरे 3:30 बजे उठना है। आज 1 मई सवेरे 4 बजे सब लोग तैयार हो गए हैं। हमें रामेचाप से लुकला जाना है विमान से। ये रामेचाप का हवाई अड्डा है, एकदम छोटा है। जैसे हवाई अड्डा छोटा, वैसे विमान भी छोटा। एक विमान में सिर्फ 18 लोग बैठ सकते हैं। हम तो 32 थे, मतलब हमारे 2 ग्रुप बनाए गए। लो, पहला विमान आ गया, इसमें हमें चढ़ना है। विमान एकदम ही छोटा है, एक मिनी बस जैसा, या हो सकता है उससे भी छोटा हो। रामेचाप से लुकला पहुंचने को सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। लेकिन लुकला का जो हवाई अड्डा है वो दुनिया के सबसे खतरनाक हवाई अड्डों में से एक है, और विशेष कौशल प्राप्त करने वाले पायलट को ही यहाँ उड़ान भरने की अनुमति है। हमारा पायलट इतना कुशल था कि उसने बिना किसी परेशानी के फ्लाइट को लैंड कराया। अरे वाह, क्या बात है। लुकला की हवाई पट्टी सिर्फ 500 मीटर लंबी है, और यह एक गहरी घाटी से शुरू होती है। यहाँ से विमान कैसे उड़ता है वो देखने के लिए हमने एक वीडियो आपके लिए स्पेशली रिकॉर्ड किया है, देख लीजिए। जरा आज के मौसम पर ध्यान दीजिए। इसका मतलब है आज हमको 3 लेयर के कपड़े पहनने होंगे। यहाँ लुकला में आपको कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। अगर आपको यहाँ आना है तो आप फ्लाइट से आ सकते हैं, या घोड़े से आ सकते हैं, या खच्चर से आ सकते हैं, लेकिन ऑटोमोबाइल व्हीकल यहाँ नहीं आएगा। सुबह के 7:15 बजे हैं। एक बढ़िया कॉफ़ी हो जाए, नाश्ता भी कर लेंगे। तब तक हमारे जो दोस्त है वो दूसरे विमान से आ जाएंगे, फिर हम आगे के प्रवास को निकलते हैं। ठीक है ना? चाय नाश्ता हो गया,
थोड़ा टहलना हो गया, प्राणायाम हो गया, लेकिन दूसरे विमान से आने वाले दोस्त अभी तक नहीं आए। इस वक्त हमारी मुलाकात ये बंदे से हुई। इसका किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ है और ये ईबीसी की चढ़ाई करके वापस आया है। दृढ़ संकल्प क्या कहते हैं तो ये है। अभी अभी खबर आई है कि लुकला का मौसम इतना खराब हो गया है कि यहाँ आज कोई भी विमान लैंड नहीं कर सकता। जो हमारे दोस्त दूसरे विमान में बैठे थे उनको उसमें से उतारा गया और वो अब कल आएंगे। शाम हो गई है, थोड़ा बाजार में टहल लेते हैं। जिंदगी की विडंबना देखिए। ये जो लड़की है इसका नाम डोमा है। ये ईबीसी ट्रेक का पूरा सामान बेचती है, लेकिन खुद कभी नहीं जा सकती। जब सीजन रहता है उसे दुकान चलाना पड़ता है, और जब सीजन नहीं रहता है रास्ते बंद हो जाते हैं। चार्जिंग के लिए मुफ्त बिजली यह एक लग्जरी है। आगे के यात्रा में इसके पैसे लगेंगे 100 से 500 रुपए तक। चलो स्लीपिंग बैग में सोने का अनुभव लेते हैं। कल सवेरे जरूर मिलेंगे। 2 में आज हमें लुकला से फगडिंग जाना है। करीब 250 मीटर नीचे उतरना है। थोड़ा आसान है। आज हमें नहाना नहीं है। सवेरे जल्दी उठना है, फ्रेश होना है, सामान बैग में भरना है और बैग रूम के बाहर रखना है। याक इस डफल बैग को अपनी पीठ पर लाद कर अगले गंतव्य स्थान तक छोड़ेगा। देखो मौसम साफ हो गया है, विमान उड़ रहे हैं, हमारे दोस्त बस पहुंचने वाले हैं। चलो फटाफट नाश्ता करते हैं और ट्रैक के लिए निकलते हैं। यात्रा का कार्यक्रम कुछ ऐसा है। लुकला, फगडिंग, नामचे बाजार, देबूचे, फेरीचे, लोबूचे, गोरखशेप और ईबीसी। ये आज का तापमान है। टीम लीडर सुरभि मैडम पधारे हैं। वो हमें कुछ निर्देश दे रही है। बारिश हो रही है और बारिश में ही निकलना है। चलो भाई जल्दी करो, फटाफट निकलना है। आज हमें कपड़े के 3 लेयर पहनना है और उसके ऊपर से रेनकोट पहनना है। ओम मणिपद में हूं। तिबेटी बुद्ध धर्म का यह मंत्र है। रास्ते में जब जब कोई मंदिर आएगा उसकी दाहिनी बाजू से हमें निकलना है। यह कुंभू पसलांगू रूरल म्युनिसिपैलिटी है और आगे की यात्रा का परमिट यहां से हमें लेना है। यह पूरा ट्रैक हम गार्मिन से ट्रैक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रैक में जब भी कोई जानवर सामने से आएगा आपको पहाड़ की तरफ खड़ा रहना है और उसे जाने देना है। चलो सबसे मुलाकात कर लेते हैं। और कैसे चल रहा है? बाकी सब ठीक। और कैसे चल रहा है? बाकी सब ठीक। और कैसे चल रहा है? बाकी सब ठीक और कैसा चल रहा है? बाकी सब ठीक और कैसे 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 चल रहा है? और कैसे चल रहा है? बाकी सब ठीक और कैसे चल रहा है? बाकी सब ठीक और कैसे चल रहा है? बाकी सब ठीक और कैसे चल रहा है? मस्त। बाकी सब ठीक और क्या चल रहा है? बाकी सब ठीक है। हो गया? मस्त। बाकी सब ठीक ठाक है। और कैसे चल रहा है? एकदम मस्त चल रहा है। और कैसा चल रहा है? बाकी सब ठीक और कैसा चल रहा है? बाकी सब ठीक और कैसा चल रहा है? बाकी सब ठीक। वैसे तो आज का ट्रैक थोड़ा आसान है, लेकिन बारिश हो रही है और रास्ते में फिसलने का डर है। ऊपर से 3 कपड़े और रेनकोट, चलने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। चलो धीरे धीरे चलेंगे। अगर हम चलने के स्पीड की बात करते हैं
तो इन नेपाली बंदों का स्पीड का हम बराबरी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और हमारे ग्रुप में डॉक्टर डीजे और मैं, ये दोनों करीब करीब सीनियर सिटीजन के एज के हैं। तो बात ये बनती है कि खरगोश बनना है या कछुआ बनना है। मेरे ख्याल से कछुआ ही बनना ठीक रहेगा। ओम मणिपद में हूं। इस प्रार्थना चक्र को घड़ी की दिशा में घुमाना है और आगे निकलना है। अरे वाह, फोटो सेशन चालू है। रुकते हैं या निकलते हैं? नहीं, निकलते हैं। हम कछुआ है, स्लो एंड स्टेडी, धीरे धीरे चलेंगे। चलो, बारिश रुक गई, रेनकोट उतार लेते हैं। ओ तेरी, बारिश फिर से चालू हो गई। चलो रेनकोट फिर से पहनते। दोपहर का 1 बज गया है। यहाँ लंच करते हैं। लंच मतलब दाल भात फिक्स। चलो, आपका खाना वाना हो गया होगा तो कुछ भजन करते, ठीक है? पाऊले चालती इविसीची वाट, सुखी संसाराची चळूया वाट। यहाँ 1 लीटर मिनरल वाटर को 100 रुपए लगेंगे, क्योंकि कोई बंदा उसे उठाकर यहाँ तक ला रहा है। दोपहर के 4 बजे हैं और हम फगडिंग पहुंच गए। थोड़ा जल्दी पहुंचे। याक ने सब सामान यहाँ सही सलामत लाया है, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा थी कि सब लोगों की बैग भीग गई। बैग के अंदर का सामान भीग गया। मेरी बैग में हर चीज अलग अलग से प्लास्टिक में पैक की थी। मेरा कोई सामान नहीं भीगा, लेकिन सब दोस्तों को पूरा का पूरा सामान चिमनी पर गर्म करना पड़ा, उसके बाद में उसको इस्तेमाल कर सके। तो बात यह है कि सामान के तरफ भी ध्यान रखना जरूरी है। खैर कोई बात नहीं, खाना खाते हैं, सोते हैं। कल हमें नामचे बाजार जाना है। 3 मई, आज हमें फगडिंग से नामचे बाजार जाना है और करीब करीब 870 मीटर चढ़ना है। तो इस पूरे ट्रैक में सबसे मुश्किल अगर कोई ट्रैक है तो वो आज का है। तो हाउ इज द जोश? आज का मौसम काफ़ी खुला खुला है, जिस वजह से हमें हमसेक्रू पर्वत का दर्शन हो रहा है। चलो प्रणाम करते हैं। इस पूरे ट्रैक में लक्ष्मण झूला जैसे करीब 6 झूलते पुल आएंगे और इसमें से 3 पुल आज हम पार करेंगे। पुल पार करने के 3 नियम हैं। पहला, अगर जानवर आता है तो उसे जाने देना है। दूसरा, एक हाथ से रेलिंग पकड़ के रखना है। और तीसरा, एक हाथ सर पे रखना है, क्योंकि हवा इतनी जोरों से रहती है कि टोपी उड़ जाती है। चलिए, हम कछुए की चाल से पहला पुल पार करते हैं और उसे झूलता पुल क्यों कहते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। ग्रैब रेल पकड़ के जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ तो देखिए मेरा स्वागत कौन कर रहा है। डर किसे कहते हैं, इसकी अनुभूति अभी मुझे हो गई है। लेकिन ये प्राणी काफ़ी अनुशासित है, शांति से निकल जाते हैं और मैंने पहला पुल पार कर लिया है। नमस्ते। अभी स्कूल चालू है क्या? माँ की ममता देखिए, बच्चे को नीचे नहीं जाने दे रही है। खैर,
हम कछुए की चाल से धीरे धीरे आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या है। प्रसाधन का इससे समर्पक नामकरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। They are confused. पहाड़ी फूलों का नैसर्गिक पुष्प प्रदर्शन। हमारे साथ में एक छोटी सी गुड़िया है सई नाम की, उसने ये सब तस्वीरें खींची है, बड़ी प्यारी तस्वीरें हैं। नेपाली जनता ने यह पूरा पथ बड़े अच्छे से बनाए रखा है और इस पूरे सफ़र में नए नए लोगों की मुलाकात होती है। एक बांग्लादेश के गायनेकोलॉजिस्ट साथ में आए हैं, उनसे मुलाकात करा देता हूँ, मिलिए उनसे। So you are a gynecologist where, sir? I am working in Bangladesh. Now I am working in Mahathir Medical Center, Noga. So nice of you. So that's the person. She is a senior gynecologist also, and we both are working in Noga, Mahathir Medical Center. Nice to meet you, sir. Nice to meet you. चलो हम दूसरा पुल पार करते हैं। बहता पानी और बहती हवा दोनों की आवाज़ सुनिए। ये पुल तो निर्विघ्न पार कर लिए। वो जानवर आगे देखिए, वो खेचर अभी भी रुका है ताकि हम पुल पार कर सके। काफी अनुशासन है जानवरों में। हर आधे घंटे में वाटर ब्रेक लेना जरूरी है और एक दिन में करीब करीब 4 लीटर पानी पीना जरूरी है। एक सिद्धांत मैंने खुद के लिए बनाया है, मस्ती सिर्फ देखना, करना नहीं। Yeah, now. सोन्याची सायकल, चांदीची सीट, चालतं का वो अर्चना डबल सीट? क्या बात है, क्या बात। यहाँ से सागर माथा नेशनल पार्क शुरू होता है और प्रवेश करने के पहले हमें यहाँ से एक परमिट लेना पड़ता है, जिसकी प्रक्रिया अभी जारी है। यह जोरसल्ले कस्बा है, यहाँ पर लंच करते हैं और आगे निकलते हैं। आगे का जो ट्रैक है काफ़ी मुश्किल है, तो जल्दी जल्दी फटाफट लंच करके निकलना है। यहाँ से आगे नामचे तक काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, धीरे धीरे चलना है। आगे जो दिख रहा है वह हिलेरी डबल सस्पेंशन ब्रिज है, जगह प्रसिद्ध पुल है। ये 2 मंजिला है, नीचे का मंजिला अभी उपयोग में नहीं है, ऊपर का मंजिल से हमको आगे जाना है। यह पुल दूधकोशी नदी पर बना है। दूधकोशी सप्तकोशी में से एक नदी है। सप्तकोशी में सुनकोशी, इंद्रावती, तामकोशी, दूधकोशी, अरुण, तमोर और लिखू ये नदी आती है। कहा जाता है विश्वामित्र जी ने इसी नदी के किनारे ऋषि का दर्जा पाया था। यह पुल 140 मीटर लंबा है और जमीन से 125 मीटर ऊंचाई पर है और हवा इतनी तेज बह रही है। हाँ, बताओ क्यों, आप ही सुन लीजिए।
यहाँ से नामचे जाने तक लगभग 2.5-3 घंटा ऐसी ही खड़ी चढ़ाई है। धीरे धीरे चलना है लेकिन मुश्किल है। धीरे धीरे चलते हुए लगभग दोपहर को 4:30 बजे हम नामचे पहुंच गए हैं। नामचे यहाँ का काफ़ी बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ पर भी कोई वाहन नहीं। आज हमने लगभग 8 घंटा ट्रेक किया है। 12 किलोमीटर हम चले हैं। वैसे नामचे में एक अनुकूलन दिन रहता है, मतलब एक्लिमेटाइजेशन डे रहता है, लेकिन जो लुकला में हमारा एक दिन व्यर्थ हो गया, उसके कारण यह एक्लिमेटाइजेशन डे रद्द किया गया है। यहाँ से कल सुबह ही हमें आगे निकलना है। आज हमें 4 लेयर के कपड़े पहनना है। ठंडी का भी थोड़ा एक्लिमेटाइजेशन होना जरूरी है। और आज का तापमान देख लीजिए, में आज हमें नामचे से देबूचे जाना है। 12 किलोमीटर चलना है और लगभग 300 मीटर चढ़ना है। आज का सफर थोड़ा आसान है। सुबह 5:30 बजे उठ के 7 बजे तक तैयार होना है। जल्दी थोड़ा नाश्ता करना है, बैग पैक करके बाहर रखना है और बनती कोशिश जल्दी से जल्दी आगे के लिए निकलना है। आज के सफर में हम टेंगबोचे मोनेस्ट्री से होकर गुजरेंगे। एवरेस्ट चढ़ने वाला हर कोई गिरियारोही इस मोनेस्ट्री से होकर गुजरता है, वहाँ दर्शन लेता है और फिर आगे बढ़ता है। हमें भी वहाँ दर्शन करना है। यहाँ से आगे मोबाइल के सिग्नल नहीं रहेंगे, तो कम्युनिकेशन के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत इंटरनेट मिलता है वहाँ पर कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन संपर्क के लिए हमारे टूर लीडर के पास में 3 वॉकी टॉकी है, जिसका प्रयोग हम करेंगे। आज का मौसम साफ है, राह भी साफ दिख रही है। मंजिल तो दूर है, लेकिन यार दोस्त साथ में है, और क्या चाहिए। बस चलते जाना है, चलते रहिए। लेकिन कुछ ही देर में एकदम गहरा कोहरा छा गया है। 10 मीटर के आगे की चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है। रास्ता भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलते हैं, राह दिख ही जाएगी। दोस्त भी साथ में है, चलते रहिए। यहाँ ऊपर एक मंदिर है, दर्शन करते हैं? नहीं, आगे निकलते हैं। धीरे धीरे चलते, लेकिन आगे जाएंगे। अभी प्रकृति में बड़े वृक्ष थोड़े कम हो रहे हैं, छोटी छोटी झाड़ी जरूर है, और जो आगे का प्रदेश है काफी वीरान लगता है। आपने कभी सुपरमैन देखा है? चलो मैं दिखाता हूँ। इस पहाड़ी पर अगर कोई बोझ ढोता है तो सुपरमैन ही हुआ ना। हमें तो चलना भी नहीं आ रहा है। You are talking of some movie with a different ending in Tamil and different ending in Malayalam. Yeah.
So what's the name of the movie? Vinay Thandivar. Will you cross all those hurdles and come to me? यह ताम्रपत्र का वृक्ष है। कहते हैं इस वृक्ष की छाल पर ही वेद लिखे गए थे। बारिश फिर से चालू हो गई। रेनकोट पहनना पड़ेगा। 4 बज गए, लेकिन याक अभी क्रॉस नहीं हुए। जांच किए तो पता चला कि याक आज निकले ही नहीं। जो याक का कॉन्ट्रैक्टर था उसे लगा कि भाई एक्लिमेटाइजेशन डे है इसलिए छुट्टी रहेगी, तो उसने याक लाए ही नहीं और सामान आगे आया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, हम टेंगबुचे पहुंच गए हैं, जल्दी से दर्शन करते हैं। लेकिन वो याक नहीं आए, बैग का क्या हुआ, इसका क्या हुआ, ये सब कश्मकश में हम काफ़ी देरी से यहाँ पहुँचे हैं और ये मोनेस्ट्री बंद हो चुकी है। कोई बात नहीं, हम बाहर से ही दर्शन कर लेंगे, भगवान हमें बाहर से ही आशीर्वाद दे देंगे। अभी तक बैग नहीं आया, इसके लिए हम काफ़ी खफा हो गए। लेहुआ साहब पे नाराज हो गए। लेहुआ साहब ने कहा कि मैं जिम्मेदार हूं, मैं आपकी बैग पहुंचा दूंगा। अभी उक्ति और कृति इसमें फर्क होता है। वो कहते कि मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन बैग कैसे आएगी? तो लेहुआ साहब ने पहले देखा कि कोई हेलीकॉप्टर मिलता है क्या, लेकिन मौसम इतना खराब है कि हेलीकॉप्टर वाले ने ना बोल दिया, यहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ना संभव नहीं है। फिर लेहुआ साहब ने जो याक का कॉन्ट्रैक्टर था उसे अनुरोध किया कि भाई आप सामान लोड करो और लेकर आ जाओ। तो याक वाला कहे कि रात में याक नहीं चलेगा। आखिरकार ऐसा तय हुआ कि आधे पोर्टर यहाँ से निकलते हैं, आधे पोर्टर नामचे से निकलते हैं, दोनों रास्ते में मिलेंगे और पूरा सामान यहाँ लेकर आ जाएंगे। तो देखिए, रात को अंधेरे में मोबाइल के टॉर्च में ये सब पोर्टर नामचे से लेके टेंगबुचे तक पूरा सामान साथ में लेके आते हैं और रात को 12 बजे हमें हमारा सामान मिलता है। इतनी तत्पर सेवा कोई भी एयरलाइन भी नहीं दे सकती है। हम शुक्रगुजार है कि लेहुआ साहब ने हमारा सामान यहाँ पहुँचा दिया, वरना रात कटना मुश्किल था। आज 5 मई है। हमें देबोचे से फेरीचे जाना है। लगभग 700 मीटर चढ़ना है और बारिश में जो कपड़े कल गिले हुए थे वो सुखाने का कार्यक्रम वंस मोर यहाँ होना है। खैर मेरे कपड़े गिले नहीं हुए क्योंकि वो तो अच्छे से पैक है ना। पूरे ट्रेक की अगर कोई सुहानी सुबह है तो वह आज की है। अभी सिर्फ सवेरे के 6:30 बजे है। आसमान एकदम साफ है और आज हमें पहली बार माउंट एवरेस्ट के दर्शन होंगे। यह अमाडाबलम पर्वत है और इसकी चढ़ाई एवरेस्ट से भी मुश्किल होती है। ये जो एक सेंटर में जो पहाड़ दिख रहा है वह माउंट एवरेस्ट है। यहाँ से काफी दूर है इसलिए वो छोटा दिखता है। थोड़ा व्यायाम और स्ट्रेचिंग करके सुबह 9:30 बजे हम आगे के सफ़र के लिए निकलते हैं। इस पूरे ट्रिप में मेरे खुद के फ़ोटो काफ़ी कम हैं क्योंकि मैं कंटिन्यू शूटिंग कर रहा हूँ। मेरा एक फ़ोटो अभी आपको दिखाता हूँ।
आज हमारे गुरु राम सर का जन्मदिन है और उनका जन्मदिन हम पहाड़ी में ही मनाएंगे। कैसे, आप देख लीजिए। जैसे ऊंचाई बढ़ती है, वृक्ष कम होते हैं और पहाड़ सुंदर दिखते हैं। हर तरफ बर्फ से ढके पहाड़, कितना सुंदर दृश्य है। ये दाहिनी तरफ का जो पर्वत है वो लोत्से है और बाई तरफ एवरेस्ट है। एवरेस्ट काफी दूर है इसलिए वो छोटा दिख रहा है। लगभग दोपहर के 12 बजे हम पेंगबोचे पहुंच गए हैं और आज सुबह से मेरे साथ में उद्धव साहब है जो हमारे टूर गाइड है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ऑक्सीजन कम होता है, सांस लेने में थोड़ी कठिनाई होती है और आवाज भी ठीक से नहीं निकलती है। कैसे, मैं अभी सुनाता हूं। Now, in this terrain, there are no trees. You will find only shrubs because probably the trees cannot survive at this altitude. The humans have somehow adapted to various adversities of the nature. So you will find human settlements in tundra as well as in Sahara. Probably that's the reason they have gained supremacy. भोजन के उपरांत धीरे धीरे मार्गक्रमण करते हम चलते हैं। नेपाली सुपरमैन के अलावा बाकी सब लोग थके हुए हैं और हर कोई एकदम धीमी गति से चल रहा है। मेरे साथ में जो उद्धव साहब थे वो आगे जाके मेरे लिए रुके हैं और मेरी राह देख रहे हैं। एक चीज समझ में नहीं आती है कि इन नेपाली लोगों में इतनी शक्ति कहाँ से आती है कि इतना सारा बोझ वो ढोते हैं। सलाम है इनको, जरूर सलाम करना चाहिए। यहाँ दाएं मुड़कर अगर 400 मीटर चढ़ते हैं तो फेरीचे कस्बा आता है, जहाँ हमें आज रात गुजारना है और कल का जो है वो विश्राम का दिन है। हम फेरीचे पहुँच रहे हैं और यहाँ पहुँचते पहुँचते मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि मनुष्य सभी प्रतिकूलताओं के साथ समायोजन कर रहा है और वह इस दुनिया का सर्वोच्च प्राणी है। मनुष्य हर जगह रह रहा है, फल फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है। खैर, कल हम फेरीचे में स्नान करेंगे और पूरा दिन आराम करेंगे, लेकिन यहाँ बिजली नहीं है। पानी की कीमत 400 रुपये प्रति लीटर और इंटरनेट 600 रुपये प्रति जीबी है। लेकिन कीमत की चिंता क्यों करें, सुविधा उपलब्ध है, खुश होना चाहिए। 6 मई आज विश्राम का दिन है। फेरीचे गांव साल में केवल 6 महीने आबाद रहता है, मार्च, अप्रैल, मई और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसके अलावा यहाँ कोई नहीं रहता है, पूरा वीरान रहता है। यहाँ एक छोटा सा अस्पताल है,
कई देशों के स्वयंसेवी डॉक्टर यहाँ सेवाएं देते हैं। वे हाई अल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में काफ़ी संशोधन करते हैं। इतनी ऊंचाई पर किसी किसी को श्वसन की या किसी किसी को मस्तिष्क की बीमारी होती है। आमतौर पे यह काफ़ी माइल्ड रहती है। अगर हम नीचे उतर जाते हैं तो जल्दी राहत मिलती है, लेकिन किसी किसी में यह बीमारी जानलेवा भी रह सकती है, गंभीर स्वरूप धारण कर सकती है। यहाँ के डॉक्टर इन आपातकालीन स्थिति में काफ़ी मददगार होते हैं। आज सुबह 5:30 बजे मैं नींद से जागा। लगभग 6 बजे टहलने को निकला। रास्ते पर घूम रहा हूँ। रास्ते पर कोई नहीं है, पूरा वीरान है। ऐसा लगता है अगर मुझे मृत्यु आना है, मोक्ष मिलना है, निर्वाण मिलना है या समाधि लेना है तो बस इसी जगह पर लेना है। यही जगह सही है मरने के लिए। खैर, मरने की बातें छोड़ देते हैं, वापस चलते हैं। कुछ चाय वाय हो जाए, थोड़ी देर बैठा जाए, और हाँ, आज नहाना भी है। और दूसरी बात, मस्ती सिर्फ देखना, करना नहीं है। आज दोपहर उन्होंने एक छोटा सा एक्लिमेटाइजेशन वॉक रखा है। मैंने वो आधा ही किया और वापस आ गया। कारण एक ही, थकना मना है। इतनी ठंडी में मोबाइल चार्ज नहीं होता है। मोबाइल को साथ में लेके सोना होता है। जिस्म की गर्मी मोबाइल को देना होता है, तब कहीं जाके पावर बैंक लगा के आप उसे चार्ज कर सकते हैं। मेरा मन और शरीर दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। पल्स, रेस्पिरेशन, SpO2 सब ठीक चालू है। मन और शरीर दोनों मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ में आज हम फेरीचे से लोबूचे जाएंगे। 500 मीटर की चढ़ाई है और आज हम 5000 मीटर की ऊंचाई क्रॉस करेंगे। कल फेरीचे में हमारे 2 साथी बीमार हो गए और उन्हें हेलीकॉप्टर से नीचे लुकला ले जाना पड़ा। मुझे इस प्रकार का कोई चांस नहीं लेना है। मुझे थकना नहीं है और मुझे आगे जाना है। मैंने आयोजकों को विनती की कि मुझे मेरा एक पर्सनल पोर्टर चाहिए। मैं ना तो बैग पकड़ूंगा, न लाठी पकड़ूंगा, न पानी पकड़ूंगा। कोई न कोई एक व्यक्ति हमेशा मेरे साथ रहना चाहिए, तभी मैं आगे चलूंगा, तभी मैं नहीं थकूंगा। और उन्होंने मेरी विनती को मान दिया और मुझे एक पर्सनल पोर्टर दिया। मेरे पर्सनल पोर्टर का नाम विनोद है। यहाँ से लेके तो आखिर तक विनोद मेरे साथ चलेगा। या तो मैं उसकी उंगली पकड़ूंगा या वो मेरा हाथ पकड़ेगा, लेकिन वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। आखिर तक मेरे साथ रहेगा। सलाम विनोद को। एक और बात, शुरुआत से हमारे साथ में एक मेडिकल पोर्टर है जिसके पास एक ऑक्सीजन का सिलेंडर है और बहुत सारे इमरजेंसी मेडिसिन है, और वो हमारे साथ चल रहा है। प्लानिंग हो तो ऐसी। एक छोटा सा वाटर ब्रेक लेते हैं और कुछ मस्ती देखते हैं। करना तो है नहीं। रास्ते में संतोष की मुलाकात विक्टर नामी एक रशियन ट्रैवल ब्लॉगर से हुई। उनसे कुछ बातचीत हुई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, महात्मा गांधी और भारत देश के बारे में उनका जो गहन ज्ञान था, वो देख के हम काफी प्रभावित हो गए।
आज का लंच थुकला में होना है। उसके पहले हमें यह नदी पार करनी है। अब नदी पर कोई पुल नहीं रहेगा, नदी को पैरों से ही पार करना है। यह केवल इसलिए संभव है कि विनोद मेरे साथ है, अन्यथा यह लगभग असंभव था, मुश्किल था। चलो, अच्छा हुआ हम नदी पार कर चुके हैं। नदी पार करने के तुरंत बाद हमें इस पहाड़ पर चढ़ना है और उसके बाद हम थुकला पहुंचेंगे। लंच के तुरंत बाद हमें एक तीव्र चढ़ाई चढ़नी है और उसके बाद हमें एक मैदान मिलता है जिसे थुकला पास कहा जाता है। थुकला पास यह एक खुला मैदान है। इस मैदान में एवरेस्ट की चढ़ाई करते वक्त या उसके बाद जो जो गिरियारोही वीर गति को प्राप्त होते हैं उनकी समाधि है। यह बाबू चिरी शेरपा की समाधि है। उन्होंने बगैर ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर 21 घंटे बिताए हैं। यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उन्होंने 10 बार एवरेस्ट की चढ़ाई की है। अपनी 11वीं चढ़ाई के दौरान फोटो लेते वक्त वो दरार में गिर गए और वीर गति को प्राप्त हो गए। यह अंजलि कुलकर्णी की समाधि है। वह ठाणे की एक गृहिणी थी। एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ गई, लेकिन उतरते वक्त वीर गति को प्राप्त हो गई। इसके अलावा यहाँ और भी कई समाधियाँ हैं। मैंने पहले कई बार मौत देखी है, अपनों को मरते देखा है। मैं कई बार अंतिम संस्कार के लिए स्मशान गया हूँ, लेकिन आज यहाँ मुझे जो उदासी भरी अनुभूति हुई है, यह मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। जो लोग दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत चढ़ गए और वहां पर उनकी मृत्यु हुई, इसका दुख था। और दूसरी तरफ अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के बाद उन्हें मोक्ष मिला होगा, इसका आनंद था। कल जो मुझे लग रहा था कि अगर मुझे मौत आनी है तो इसी जगह आनी चाहिए, लेकिन आज जब मैं देख रहा हूं कि मौत कितनी बेरहम हो सकती है, मैं डर गया हूं, बहुत डर गया हूं। इस जगह हमारे ग्रुप के एक सदस्य को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उनका SpO2 36 हो गया। जी हाँ, 36 था। उनकी तबीयत काफ़ी गंभीर हो गई। उस वक्त हमारे मेडिकल पोर्टर काम आए, साथ के डॉक्टर काम आए। उसे तुरंत ऑक्सीजन दिया गया। डॉक्टर हेमंत लेउआ और डॉक्टर सुरभि लेउआ दोनों ने उसके लिए तुरंत हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम किया और उसे रेस्क्यू किया। वे 10 मिनट में लुकला पहुंच गए। उन्हें अच्छा लगने लगा। स्थिति काफ़ी कठिन थी, लेकिन लेउआ सर ने उसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया। हम उनके शुक्रगुजार हैं। शाम को 5 बजे हम लोबूचे पहुंच गए हैं
और 5000 मीटर की ऊंचाई हमने पार कर ली है। यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रमाण 53% है और यहाँ का तापमान देखिए। हमारे कुछ सदस्यों का SpO2 कम हो गया था, मेरा ठीक चल रहा है। अब हम मंजिल के काफ़ी करीब पहुँच गए हैं। आज 8 मई है, ट्रेकिंग का आखिरी दिन है। आज हमें 250 मीटर चढ़ाई करनी है और लगभग 11 से 12 घंटे ट्रेकिंग करनी है। लोबूचे से 2 और सदस्य पीछे हट गए और बाकी बचे हुए हम आगे निकल गए। आज हमें सुबह 6:30 बजे यहाँ से निकलना है और 11:30 बजे तक गोरक्षेप पहुँचना है। वहाँ लंच करेंगे। डॉक्टर सुरभि मैडम वहाँ सभी की जांच करेगी और उन्हें लगता कि कोई फिट है तो उसे ही आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। मैं आपको कुछ पर्वत शिखर दिखाना चाहूँगा। यह लोबूचे, यह पुमोरी, यह खुम्बुत्से और यह नुप्त्से। यह जो घाटी आप देख रहे हैं उसे अंग्रेजी में मोरेन कहा जाता है। मतलब जो पानी के साथ, बर्फ के साथ बहते हुए जो मलबा आता है उसके कारण इस प्रकार का प्रदेश तैयार होता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये खुम्बू ग्लेशियर है। यहाँ से थोड़ा सा ही नीचे उतरते हम गोरक्षेप पहुँचने वाले हैं। हम समय से थोड़ा पहले लगभग 11:15 बजे गोरक्षेप पहुँच गए हैं। यहाँ लंच लेकर दोपहर के 3 के पहले हमें ABC पहुँचना है और वहाँ से तुरंत यहाँ वापस आना है। मंजिल के आखिरी चरण में हम छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद लेते हैं। लंच लेकर तुरंत ही मैंने EBC के लिए प्रस्थान किया, सवेरे 11:15 बजे। मुझे यथाशीघ्र EBC पहुंचना है और वहां से वापस भी आना है, क्योंकि मौसम कैसे बदलेगा ये कहना मुश्किल है और अगर मौसम खराब होता है तो आने में तकलीफ होगी। और हाँ, हम खरगोश थोड़े ना है, हम तो कछुआ है। धीरे धीरे ही जाना है और धीरे धीरे ही वापस आना है। हमारे ग्रुप की 2 छोटी लड़कियां काफ़ी थकी हुई थी, लेकिन उनकी EBC आने की इच्छा काफ़ी दृढ़ थी। उनके लिए घोड़े किराए पे लिए गए और वो घोड़े पे बैठ के EBC आई। जो आपको दूर वहाँ दिख रहा है
वह माउंट एवरेस्ट है, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत। आज कपड़े के 6 लेयर हम पहने हुए हैं। यह खुम्बू ग्लेशियर की जमी हुई झील है और हम ईबीसी पहुंच गए हैं, मंजिल तक पहुंच गए हैं। ईबीसी की चढ़ाई करने वाले हमारे ग्रुप में मैं सबसे आखिरी वहां पहुंच रहा था, लेकिन पहुंच गया, यही मेरे लिए काफ़ी है। वहां बहुत ठंड थी। मैं कुछ देर वहां रुका, कुछ तस्वीरें क्लिक की। कोई भी वीडियो मैं शूट नहीं कर सका क्योंकि मौसम खराब हो रहा था। मैं जल्दी से वहां से वापस लौट निकला। ईबीसी से वापस आने के बाद कुछ टूरिस्ट और 2 जगह जाते हैं। उसमें एक है काला पत्थर और दूसरा है रॉब हॉल, इनकी समाधि। मैं यहाँ जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। काला पत्थर जाने के लिए सुबह करीब 3:30 बजे उठना पड़ता है और सूर्योदय के पहले वहाँ पहुँचना पड़ता है ताकि आपको अच्छा दर्शन हो सके। इतना सवेरे मेरा उठना पॉसिबल नहीं है और वहाँ का तापमान -21। रॉब हॉल, इनकी समाधि गोरखपुर से थोड़ा आगे है। यार दोस्त सुबह सुबह काला पत्थर जाकर आए, तब तक मैं बढ़िया सोया। आज कोई गड़बड़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं करनी है और हेलीकॉप्टर से हमें वापस जाना है। क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरा नंबर पहले हेलीकॉप्टर में लगना है। मैं आराम से लुकला जाता हूँ। होटल में पहुँच के वहाँ मैं भारत का ध्वज उस होटल में देता हूँ और लुकला से काठमांडू के लिए निकलते हैं। काठमांडू में एक दिन विश्राम है, पशुपतिनाथ का दर्शन करना है, जैन मंदिर जाके दर्शन करना है और वहाँ से वापस निकल के मुंबई पहुँचना है। मुंबई में एक छोटा सा सेलिब्रेशन होता है और मैं अकोला के लिए वापस निकलता हूँ। तो दोस्तों, आपको ये दास्ता अच्छी लगी ना? तो आप एक काम करिए, आपके यारों के साथ, दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। अगर ऐसी कोई अनुभूति आपके जीवन में आई है तो उसकी एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाइए, अपलोड कीजिए। मैं देखूंगा, मुझे भी अच्छी लगेगी। थैंक यू।